गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम इस लेसन के जो ये 2 पैराग्राफ दे रखे हैं आज इनको कंप्लीट कर देंगे। इन दोनों के जो भी आपके कठिन जो भी वोकेबलरी थी उसको हमने पिछले वीडियो में लर्न कर लिया है। निश्चित रूप से आपने उसको याद किया होगा। तो आज हम इसके जो आपका लेसन अभी चल रहा है, आपको पता है लेसन है आपका वाटर। तो वाटर लेसन के ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं हम इनको लर्न करते हैं। इससे पहले का पैराग्राफ क्या था एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि सिस्टमेटिक तरीके से जो प्लांटिंग होती है सुइटेबल ट्रीज़ की, चाहे वो संभव क्षेत्र हो या फिर असंभव क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में जो उपयुक्त पेड़ हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको रोपा जाना चाहिए और उनका इस प्रकार से विकास किया जाना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसको एक सभ्य जंगल कह सके। ऐसा सभ्य जंगल जो अनियंत्रित जंगलों से, जंगली जंगलों से बिल्कुल भिन्न हो, मतलब जो झाड़ीदार होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। ये भारत की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है। और इस प्रकार का जो वृक्षारोपण होगा वो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो देश की संपत्ति के लिए, देश की संपत्ति का, असीमित संपत्ति का एक स्रोत सिद्ध होगा। वो क्या करेंगे, वो पेड़ जो हैं वो भूमि के कटाव को रोकेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस प्रकार से एक सोर्स होगा अनटोल्ड वेल्थ का। तो किस प्रकार से होगा, वो सॉइल इरोशन को रोकेंगे, कंजर्व दी रेनफॉल टू दी कंट्री, देश में जो बारिश उसके पानी को वो कंजर्व करेंगे, रोकेंगे उसे बहने से, वुड प्रोवाइड नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, सस्ता ईंधन जो है उनसे प्राप्त हो जाएगा, एंड रेंडर अननेसेसरी वेस्टफुल कन्वर्जन फार्म यार्ड इनटू दी फॉर्म ऑफ फ्यूल। इसको एक बार फिर से समझो लाइन को आप। वो ये कह रहा है कि अभी हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेड़ नहीं है तो उनसे ईंधन प्राप्त नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो एक फार्म यार्ड जो मैन्योर होता है, जो पशुशाला की खाद होती है, यानी जानवरों के द्वारा जो, जिसे आप गोबर बोलते हैं, उस गोबर को हम ईंधन के रूप में भी यूज़ करते हैं। जबकि देखा जाए तो वो एक अच्छी खाद हो सकती है। तो अच्छी खाद को ईंधन के रूप में परिवर्तित करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपना अगला पैराग्राफ। देखें, द मेजर्स यानी उपाय, नेसेसरी यानी जो आवश्यक हैं, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, कंट्रोल यानी नियंत्रित करने के लिए, द मूवमेंट यानी गति को, ये मैंने बता दिया था। ठीक है ना। मेजर यानी उपाय बताया था। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर यानी जल की गति को नियंत्रित करने के आवश्यक तरीके, एंड कंजर्व इट्स सप्लाईज और जल की आपूर्ति को संरक्षित करने के जो आवश्यक तरीके हैं, कैन ऑल्सो सर्व, वो सर्व यानी हो सकते हैं, सब्साइडरी यानी सहायक बताया था, ये सब्साइडरी यानी सहायक, पर्पजेज यानी उद्देश्य हो सकते हैं, किसमें, ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, वैल्यू यानी उपयोगिता में, टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जीवन की उपयोगिता के लिए एक तो जो जल की गति है उसको नियंत्रित करना और जल को संरक्षित करने के जो आवश्यक तरीके हैं वो सहायक और पर्पज यानी उद्देश्य हो सकते हैं। फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखें कंट्री साइड आया है, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन की उपयोगिता के लिए जो भी जल की गति है उसको नियंत्रित करना, जल को संरक्षित करना, ये क्या हो सकते हैं, जल की आपूर्ति को संरक्षित करना, ये सहायक उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं। और वो सब होगा किसके कारण, वो होगा केवल किसके कारण, प्लांटेशन के कारण, जिसके बारे में हमने इस पैराग्राफ में चर्चा की थी। क्योंकि जब प्लांटेशन किया जाएगा, वृक्षारोपण होगा, तो किस पे कंट्रोल कर लोगे, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर यानी पानी की गति भी हमारी जो है नियंत्रित हो जाएगी,
और कंजर्व इट्स सप्लाईज, और जो जलापूर्ति उसको भी हम संरक्षित कर लेंगे। तो ये दोनों ही आवश्यक उपाय जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन की जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता में, ग्रामीण क्षेत्र के जीवन की उपयोगिता में सहायक उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही कैसे होंगे, हेल्पफुल होंगे, सहायक होंगे, मददगार होंगे। किस प्रकार से होंगे उनको भी हम देखते हैं। देखें, बाई फार यानी अब तक, बाई फार यानी अब तक, दी चीपेस्ट फॉर्म, चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता, फॉर्म यानी तरीका, ऑफ इंटरनल यानी मैंने बताया था इंटरनल यानी आंतरिक, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन का, यानी अब तक चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट यानी आंतरिक यातायात का सबसे सस्ता तरीका इन ए कंट्री यानी किसी भी देश में क्या है, इज बाई बोट्स यानी नाव के द्वारा, एंड बार्जेज यानी डोंगियों के द्वारा, छोटी नाव के द्वारा होता है, थ्रू कैनाल्स यानी नहरों के माध्यम से, एंड रिवर्स यानी नदियों के माध्यम से। ठीक है ना। तो इसमें आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपका यही पूछ लिया गया था कि सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट जो है किसी भी देश के लिए कौन सा है। ये आपके पिछला जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। हालांकि आप जब बुक देखते हैं तो बुक में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है। तो वो बच्चे जिन्होंने वास्तव में बहुत ही गहनता के साथ इस पाठ को पढ़ा था तो उन्होंने उसको आसानी से लिख दिया था कि चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो है किसी भी कंट्री में वो क्या है, बोट या बार्जेस के द्वारा, या आप कह सकते हो वाटरवेज, कि जो जलमार्ग हैं उन जलमार्ग के द्वारा जो है वो सबसे सस्ता जो यातायात है वो किया जा सकता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया था। तो बाई फार यानी अब तक, द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट यानी आंतरिक यातायात का सबसे सस्ता जो साधन होता है वो किसी भी देश में वो क्या है, नाव या डोंगियों के द्वारा है, चाहे किसी नहर या नदियों में होते हुए। लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, वो ये बताना चाहते हैं कि सबसे सस्ता अगर कोई साधन है यातायात का तो वाटरवेज है। लेकिन फिर भी हम क्या सुनते हैं, वी हियर मच, वी हियर यानी हम सुनते हैं, मच यानी अत्यधिक, अबाउट प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रमों के बारे में, ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। हम क्या सुनते हैं, रेल यानी पटरी, हम पटरी के कंस्ट्रक्शन निर्माण के बारे में सुनते रहते हैं, हम रोड कंस्ट्रक्शन यानी सड़क के निर्माण के कार्यक्रमों के बारे में सुनते रहते हैं। और आप भी अक्सर सुनते होंगे कि अब यहाँ से भी ट्रेन चलाई जाएगी, कि यहाँ तक पटरी का जो विकास कर दिया गया है, इसका निर्माण कर दिया गया है, नए नए हाईवेज बन रहे हैं, नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो इन कार्यक्रमों के बारे में तो अक्सर हम सुनते हैं, बट लेकिन फार टू लिटिल यानी बहुत कम सुनते हैं, अबाउट दी डेवलपमेंट यानी अबाउट यानी के बारे में, डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में, ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया, यानी इंटरनल यानी आंतरिक जो वाटरवेज हैं, जो भारत में आंतरिक जलमार्ग हैं, उन आंतरिक जलमार्ग के विकास के बारे में हम फार टू लिटिल यानी बहुत कम सुनते, मतलब उसका विकास नहीं होता है। समझ में आ गया। यहाँ देख लो, द measures necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve subsidiary purpose of value to the life of the countryside। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र के जीवन की उपयोगिता के लिए पानी की गति को नियंत्रित करने तथा जल की आपूर्ति को संरक्षित करने के जो भी आवश्यक तरीके हैं वो सहायक उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है ना। फिर बताया कि अब तक जो किसी भी देश के अंदर सबसे सस्ता जो आंतरिक यातायात है वो क्या है, नाव या बार्ज यानी डोंगियों के द्वारा, अर्थात वो जलमार्ग है। लेकिन फिर भी वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, हम पटरी के निर्माण के बारे में, सड़क के निर्माण के बारे में, उनके कार्यक्रमों के बारे में बहुत सुनते हैं, बट फार टू लिटिल, लेकिन बहुत कम सुनते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज, यानी जो आंतरिक जलमार्ग है भारत के अंदर, उस आंतरिक जलमार्ग के विकास के बारे में बहुत कम सुनते हैं, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। देन अगेन उसके बाद पुनः दी हार्नेसिंग, एक बार इसके बारे में हमने ऊपर जो पैराग्राफ था उस पर चर्चा किया था। दी हार्नेसिंग यानी नियमित और नियंत्रित करना, वाटर सप्लाई यानी जलापूर्ति को, एक बार पुनः जलापूर्ति को नियंत्रित व नियमित करना, ऑल्सो मेक्स पॉसिबल
जो भी जलापूर्ति है उसको आप अगर नियंत्रित कर लेंगे, उसको अगर नियमित कर लेंगे, तो वो मेक्स पॉसिबल यानी समर्थ बनाता है द डेवलपमेंट यानी विकास किसका, ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो जल विद्युत शक्ति है उस जल विद्युत शक्ति का विकास जो है वो संभव हो जाता है। और वो संभव कब होता है, जब आपकी जो जलापूर्ति है वो निरंतर होनी चाहिए और नियंत्रित होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी जो जल विद्युत शक्ति है वो निश्चित रूप से कैसी हो जाएगी, समर्थ हो जाती है। अब देखते हैं हम आगे। हाँ, तो देखें इसके अलावा द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, द अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति की। जब मान लो आप जो जल है उस जलापूर्ति को जब आप नियंत्रित कर लोगे, जलापूर्ति को जब आप निरंतर कर लोगे, तो उससे ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो जाएगा, जो जल विद्युत शक्ति उसका विकास हो जाता है, संभव हो जाएगा। और द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी जो विद्युत शक्ति है उसकी उपलब्धता वुड मेक अ ट्रीमेंडस डिफरेंस, जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता वुड मेक अ ट्रीमेंडस डिफरेंस। वो एक ट्रीमेंडस, देखो शब्द ये कल आया था और आज मैंने शायद आपको नहीं नोट कराया, तो मैं बता देता हूँ। ट्रीमेंडस यानी वास्ट, क्या बोलते हैं इसको, ट्रीमेंडस जो है ये शब्द आपका, इसको हम बोलते हैं वास्ट। वास्ट आया था कल, इसको ह्यूज भी बोलते हैं, ठीक है ना, यानी विशाल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विशाल। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति की उपलब्धता जो है वुड मेक अ ट्रीमेंडस डिफरेंस, यानी वो एक विशाल अंतर लाएगी टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जीवन में। एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी, और वो इनेबल यानी योग्य बनाएगी, रूरल यानी ग्रामीण, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को, टू बी इम्प्रूव्ड यानी सुधार के योग्य, इम्प्रूव यानी सुधार, इनेबल यानी योग्य। यानी जब जल विद्युत शक्ति जो है जब ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी, तो निश्चित रूप से ये जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता या विद्युत शक्ति की उपलब्धता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को सुधार के योग्य बनाएगी। इन वेरियस डायरेक्शंस यानी विभिन्न क्षेत्रों में, इन पर्टिकुलर यानी विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से, इट वुड इनेबल, ये विद्युत शक्ति जो, इट का मतलब यहाँ पे क्या है, इट का यहाँ पे ये जो इट आ रहा है बार बार, इसका इट का तात्पर्य जो है वो विद्युत शक्ति है, ठीक है ना। इट का तात्पर्य क्या है, विद्युत शक्ति। तो ये विद्युत शक्ति है वुड इनेबल यानी योग्य बनाएगी अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो भूमिगत जल है उसको टू बी टैप्ड यानी उपयोग किए जाने की योग्य बनाएगी, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यानी बड़ी सीमा तक, देन एट प्रेजेंट यानी वर्तमान की तुलना में। कि अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए और विद्युत शक्ति, मतलब उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे मान लो विद्युत शक्ति नहीं है, उन ऐसे गांव ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे विद्युत शक्ति नहीं है और भूमिगत जल को जितना भी अभी वो यूज जिस भी संसाधन के माध्यम से कर पा रहे हैं, और जब वहाँ पे विद्युत शक्ति उपलब्ध होगी तो ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट, तो वर्तमान की तुलना में अत्यधिक सीमा तक वो भूमिगत जल को उपयोग में ला सकते हैं या भूमिगत जल को वो उपयोग के योग्य बनाएगी। एंड दस हेल्प टू ओवरकम, और इस प्रकार से हेल्प यानी मदद करेगी, टू ओवरकम यानी विजय प्राप्त करने में, द डिफ़िकल्टीज यानी कठिनाइयों पर, अराइजिंग यानी जो उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ हैं, फ्रॉम इरेगुलरिटी यानी अनियमितता के कारण, और इन एडुकेसी यानी अभाव के कारण, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति के जो दूसरे सोर्स हैं, आपूर्ति के जो दूसरे संसाधन हैं, लेकिन वो हैं कैसे, आपूर्ति के दूसरे संसाधन जो कि अनियमित हैं और जिनका अभाव है। तो विद्युत शक्ति जब वहाँ पे उपलब्ध होगी तो इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं उन पे विजय प्राप्त करने में वो मददगार होगी या सहायक होगी। जैसे जहाँ पे विद्युत शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी लोग जो है कुछ न कुछ किसी न किसी संसाधन के माध्यम से जो पानी है उसका यूज़ कर रहे हैं, भूमिगत जल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो संसाधन कैसे अनियमित हैं, वो संसाधन कैसे, उन संसाधनों का अभाव है। लेकिन जब विद्युत शक्ति होगी तो विद्युत शक्ति जो इन समस्त प्रकार की कठिनाइयों पर जीत प्राप्त करने में मददगार होगी। अब देखते ही आपका अंतिम पैराग्राफ है। इन वन सेंस यानी
इन वन सेंस। इन वन सेंस यानी एक अर्थ में वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स। वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, कि अगर एक अर्थ में देखा जाए तो वाटर यानी जल जो है कॉमनेस्ट यानी सबसे ज़्यादा सुलभ, लिक्विड्स यानी सभी द्रव में सबसे ज़्यादा सुलभ या सबसे ज़्यादा साधारण या सामान्य चीज़ है। इन अनदर सेंस, और दूसरे अर्थों में देखा जाए तो इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स। तो इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन, ये सबसे ज़्यादा दुर्लभ, अनकॉमन यानी दुर्लभ या असाधारण, सभी द्रवों में सबसे ज़्यादा दुर्लभ या फिर असाधारण है। विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर अमेजिंग यानी अद्भुत, आश्चर्यजनक प्रॉपर्टीज यानी गुण हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल यानी वो गुण, उस पानी के अंदर वो अद्भुत से गुण जो कि रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, फॉर इट्स यूनिक पावर, अपनी उस अद्वितीय, यूनिक यानी अपनी उस अद्वितीय, अपनी उस अवांछनीय शक्ति के लिए, ऑफ मेंटेन यानी पोषित करने की, एनिमल यानी प्राणी, एंड प्लांट यानी वनस्पति जीवन को। ये पानी के अंदर एक अद्वितीय एक ताकत है, एक अद्वितीय शक्ति है कि वो वनस्पति और प्राणी जीवन को पोषित करती रहती है, उसको जीवित बनाए रखती है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज, नेचर यानी उसका जो स्वभाव है, ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी उसके जो गुण हैं, और वाटर यानी जल के स्वभाव और जल के गुण की जो जो शोध हैं, जो संसाधन, जो उसकी रिसर्च है, जो खोज है, इज़ देयरफॉर यानी इसीलिए, ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, हाईएस्ट यानी उच्चतम, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, और इंटरेस्ट यानी रुचि का विषय है। इसी कारण से, क्योंकि उसके अंदर कुछ इस प्रकार के अद्वितीय शक्तियाँ हैं, वो अद्वितीय शक्तियाँ जो कि प्राणी और वनस्पति जीवन को पोषित करने के लिए उत्तरदायी हैं, और इसी कारण से जल जो है, जल के स्वभाव और जल का जो गुण है, वो इसीलिए से ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट यानी हाईएस्ट यानी उच्चतम, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, इंटरेस्ट यानी रुचि का विषय है, एंड इज़ फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड, और वो समाप्त होने से बहुत दूर, फार फ्रॉम यानी बहुत दूर है, समाप्त होने से, फील्ड ऑफ रिसर्च यानी शोध के क्षेत्र में ये समाप्त होने से बहुत दूर है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जल के ऊपर शोध कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। जल के विषय में जो शोध है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। शोध कर चलते आ रहे थे, अभी भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे, कि जल के अंदर इतने ज़्यादा उसका जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टीज़ में उसमें क्या क्या गुण हैं, उनके लगातार उसकी जो संभावनाएं हैं उस पर लगातार रिसर्च हो रही है। तो ये आपका लेसन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रोफेसर सीवी रमन के द्वारा लिखा गया है, और उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है, जो कि मैंने आपको पहले ही अबाउट द लेसन है, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो देख सकते हो, चंद्रशेखर वेंकट रमन, पॉपुलरली नोन एज प्रोफेसर सीवी रमन, वॉज इन साउथर्न इंडिया एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू द कॉज ऑफ साइंस एंड रिसर्च। ही वॉज अवार्डेड बाई नोबल प्राइज इन फिजिक्स, मैं उन्हें नोबल प्राइज दिया था। द थ्योरी ही एक्सपाउंडेड इज कॉल्ड द रमन इफेक्ट। ओके, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आज ये लेसन पूरा हो गया है। ये आपकी यहाँ पे सब ग्लॉसरी जो है, इसके जो वर्ड हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। और कल के वीडियो में इसका जो कंप्रिहेंशन है, ये टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव है, और इसके साथ साथ इसके जो ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम इनको डिस्कस कल के वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से एक बार पूरे लेसन को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, इसको पढ़ते रहेंगे, और जल्दी हम मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।